नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत नातेदारी व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। नातेदारी व्यवस्था, किंगशिप सिस्टम, जिसके बारे में आपको मैं फर्स्ट ईयर में भी बता चुकी हूँ। परिवार की भांति नातेदारी भी सामाजिक संगठन का मौलिक और प्राचीन आधार है। आदिम समाजों में लोगों को प्राथमिक संबंधों में बांधने वाला आधार नातेदारी ही था। यही कारण है कि आदिकाल से परिवार सामाजिक संगठन का आधार रहा है और नातेदारी उसका मुख्य सिद्धांत। नातेदारी अधिकारों व कर्तव्यों तथा दायित्वों एवं सुविधाओं की वह व्यवस्था है जो न केवल परिवार के सदस्यों के संबंधों को परिभाषित करती है, बल्कि कई पारिवारिक इकाइयों के संबंधों को भी प्रकट करती है। ये व्यक्तियों और परिवारों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। प्राथमिक रूप से नातेदारी प्रजनन पर आधारित होती है। मानव की जन्म की इच्छा ने ही रक्त और विवाह पर आधारित नातेदारी संबंधों को जन्म दिया है। रक्त संबंध माता और संतानों के बीच होते हैं, अतः ये संबंध समान रक्त संबंधियों में पाए जाते हैं। वैवाहिक संबंध विवाह के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नातेदारी संबंध जैविकीय इच्छा के कारण पनपते हैं, किंतु उनमें सामाजिक स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, गोद लिए हुए पुत्र सामाजिक स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही पुत्र माना जाता है। नातेदारी दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, एक रक्त संबंधी और दूसरी विवाह संबंधी। नातेदारी के संबंधों में व्यक्तियों के समूह को बंधुत्व समूह कहते हैं। परिवार, गोत्र, कुल आदि बंधुत्व समूह के उदाहरण हैं। गांव में नातेदार अनेक सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं। संपत्ति के उत्तराधिकार एवं व्यवहार क्षेत्र का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। जहां मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, वहां उत्तराधिकार का निर्धारण मातृ पक्ष से, और जहां पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, वहां पितृपक्ष से होता है। चार्ल्स वानिक लिखते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा स्वीकृत काल्पनिक और वास्तविक वंशानुगत संबंधों को गिना जाता है। इस संबंध में श्रीमती इरा कर्वे के विचारों के आधार पर जो उन्होंने विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उसे भी मैं आपको बताऊंगी। श्रीमती इरावती कर्वे ने भारत में पाए जाने वाली नातेदारी व्यवस्था का अच्छा विश्लेषण किया है। वह संपूर्ण भारत को नातेदारी की दृष्टि से 4 भागों में बांटती हैं: उत्तरी, पूर्वी, मध्य और दक्षिण क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। नातेदारी में जनजातियों की नातेदारी भी आती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र की नातेदारी का मिश्रण पाया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र ही भारत में नातेदारी के 2 भिन्न क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं के संक्षिप्त उल्लेख से हम संपूर्ण भारत की नातेदारी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इन दोनों को, उत्तरी क्षेत्र में नातेदारी प्रथा और दक्षिण क्षेत्र में नातेदारी प्रथा, मैं अभी आपको बताऊंगी। नातेदारी प्रथा ही ये तय करती है कि एक व्यक्ति के लिए विवाह साथी चुनने का दायित्व किस पर है। जीवन साथी के चयन का क्षेत्र क्या होगा, अर्थात वह किन लोगों से विवाह कर सकता है, किन को प्राथमिकता देगा और किससे विवाह की मनाही है। इसमें बाहिर विवाह और अंतर विवाह के नियम आते हैं। गांव में बंधुत्व संबंधी अनेक नियम एवं प्रथाएं पाई जाती हैं। कुछ नातेदार जैसे पिता, पितामह, दादा, दादी, चाचा, ताऊ आदि के प्रति आदर और सम्मान प्रकट किया जाता है, और कुछ संबंधियों से परिहार के संबंध पाए जाते हैं, जैसे सास एवं दामाद, सास एवं बहू, ससुर और पुत्रवधू, ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी आदि के बीच बहू अपने ससुर एवं जेठ होता है उनसे घूंघट निकालती है और उनसे बात नहीं करती है। दूसरी ओर नातेदारी में परिहास के संबंध भी पाए जाते हैं। परिहास के संबंध जैसे देवर और भाभी में जीजा, साली एवं साला आदि संबंधियों में पाए जाने वाले जो संबंध हैं, वह परिहास के संबंध हैं। परस्पर परिहास, यहाँ पर हास है, परिहार नहीं, परिहास अर्थात हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं। परिहास मतलब हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं।
इरावती कर्वे के विश्लेषण के अनुसार उत्तरी क्षेत्र में नातेदारी जो प्रथा है उसके संबंध में आपको बताने जा रही हूँ। इस क्षेत्र में एक व्यक्ति के संबंधियों में परिवार, नातेदार एवं जाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कठिनाई के समय एक व्यक्ति अपने परिवार, नातेदार और जाति के सदस्यों से सहायता पाने की अपेक्षा करता है। यहाँ कुलीन विवाह पाए जाते हैं। राजपूतों में अनुलोम विवाह की प्रथा है। पितृसत्तात्मक परिवारों की बहुलता है। पंजाब एवं दिल्ली के आसपास गांव बहिर्विवाह पाया जाता है। पंजाब और दिल्ली के आसपास वाले गांव में, पंजाब में तो ये कहावत प्रचलित है, सीम सीमान भाईचारा, अतः अपने परिवार की सीमा से छूने वाले गांव में भी एक व्यक्ति विवाह नहीं करता है। जिस गांव में एक लड़की का विवाह कर दिया जाता है, सामान्यतः उसी गांव में दूसरी लड़की का विवाह नहीं किया जाता है। कम से कम 2 पीढ़ियों तक इस नियम का पालन किया जाता है। विवाह में लड़की के आदान प्रदान को भी उचित नहीं माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लड़की पूर्व के गांव से ली जाती है। वहाँ ये कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा। जिस गांव से लड़की ली जाती है उस गांव को लड़के के गांव से छोटा माना जाता है। विवाह के समय संबंधियों द्वारा आर्थिक सहयोग देने की ये प्रथा पाई जाती है, उसे न्योता कहा जाता है। विवाह के समय संबंधियों द्वारा जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है उस प्रथा को न्योता कहा जाता है। जिस परिवार में विवाह होता है उसे जाति के एवं अन्य संबंधी अपनी ओर से कुछ न कुछ भेंट देते हैं, जो रुपयों के रूप में होती है अधिकतर। बदले में भेंट देने वाले के यहाँ विवाह होने पर भी भेंट लेने वाला अपनी ओर से उस रकम को पुनः चुकाता है। यानी जब भेंट दी जाती है जिस परिवार को न्योता प्रथा के अंतर्गत, तो देने वाले व्यक्ति के घर जब विवाह होता है तो जिसने ली है वो उसे भी वापस देता है, और इसे ही हम न्योता प्रथा कहते हैं। अब मैं आपको गौना प्रथा के बारे में बताऊंगी। उत्तरी क्षेत्र में गौना प्रथा पाई जाती है। गांव में बाल विवाह का प्रचलन है। छोटे बच्चों का विवाह तो कर दिया जाता है, किंतु लड़की के युवा होने पर ही उसे ससुराल भेजा जाते हैं, उसे ही गौना कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र में देवर विवाह का भी प्रचलन है। कृषि करने वाले जाटों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। वहाँ दहेज का भी प्रचलन है। कुछ निम्न जातियों में कन्या मूल्य की प्रथा भी है। विवाह में गोत्र बाहिर्विवाह एवं सपिंडता के नियम का पालन किया जाता है। उच्च जातियों में विधवा पुनः विवाह की स्वीकृति नहीं है। पुत्र ना होने पर गोद लेने की प्रथा भी पाई जाती है और कहीं कहीं पर साली विवाह भी पाया जाता है। उत्तरी क्षेत्र में जो नातेदारी प्रथा के संबंध में मैंने आपको बताया वो श्रीमती इरावती कर्वे के विश्लेषण के आधार पर है। अब मैं इरावती कर्वे के विश्लेषण के आधार पर दक्षिण क्षेत्र में जो नातेदारी प्रथा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले आपको थारवाड़ के संबंध में बता दूं। दक्षिण क्षेत्र में पितृसत्तात्मक परिवारों के साथ साथ मातृसत्तात्मक परिवार भी पाए जाते हैं, जिन्हें थारवाड़ कहते हैं। यहाँ पर भी गोत्र बहिर्विवाह का पालन किया जाता है, किंतु यहाँ उत्तरी भारत के गांव की तरह नातेदारी का क्षेत्र विस्तृत न होकर सीमित है। प्रत्येक जाति विभिन्न कुलों में बटी हुई है और इन कुलों के नाम पौधों, पशुओं, वस्तुओं के नाम पर हैं। यहाँ उत्तर की भांति एक गांव के कुलों में परस्पर विवाह की मनाही है। परस्पर विवाह की एक कुलों में मनाही है। अधिकांश विवाह गांव में ही होते हैं। अपने कुल को छोड़कर किसी भी कुल में विवाह संभव है। एक पुरुष जिस कुल में एक बार विवाह करता है उस कुल से आगे भी बहुएं प्राप्त करता है। नए कुल से वैवाहिक संबंध अक्सर नहीं बनाए जाते। आंध्र व कर्नाटक में 2 बहनों के बच्चे परस्पर विवाह कर सकते हैं, किंतु शेष भागों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। कहीं कहीं पर मामा भांजी और ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह भी पाया जाता है।
विवाह संबंधी कुछ निषेध भी पाए जाते हैं, जैसे एक व्यक्ति अपनी बड़ी बहन की लड़की से विवाह कर सकता है किंतु छोटी बहन की लड़की से नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को छोड़कर शेष सभी जातियों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है किंतु देवर या जेठ से विवाह की स्वीकृति नहीं है। साली विवाह का प्रचलन है किंतु बड़ी साली से विवाह की मनाही है। बंधुत्व शब्दावली की दृष्टि से दक्षिण के गांव में विवाह एवं रक्त संबंधियों के भिन्न भिन्न शब्द नहीं पाए जाते। जो अंतर उत्तर भारत के गांव में कन्या और वधू में है वह दक्षिण के गांव में नहीं है। उत्तर में लड़की विवाह के बाद अपरिचित घर में जाती है किंतु दक्षिण में नहीं। यहाँ स्त्रियां उत्तर की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है। पति अजनबी व्यक्ति नहीं होता बल्कि उसके जीवन का साथी और मित्र होता है। पति पत्नी के विवाह संबंधी रक्त संबंधी भी होते हैं। दक्षिण क्षेत्र के गांव द्रविड़ संस्कृति के प्रतीक हैं। गांव में नातेदारी की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अब मैं आपको जो कुछ अध्ययन हुए हैं गांव के उनके बारे में बताने जा रही हूँ। और इन अध्ययनों में मैं आपको पहले बताऊंगी कल्याणी पुरा में नातेदारी के कार्य। यहाँ पर कल्याण नहीं है, कल्याणी पुरा में नातेदारी के कार्य। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ कल्याण लिखा है, उसकी जगह आप पढ़िए कल्याणी पुरा में नातेदारी के कार्य। और उसके बाद में रामपुरा गांव में नातेदारी के कार्य क्या हैं, जो अध्ययनों के आधार पर तथ्य प्राप्त हुए हैं उन्हें बताने जा रही हूँ। कल्याणीपुरा में नातेदारी के कार्य। नातेदारी भारतीय गांव में जीवन को किस प्रकार से संगठित नियंत्रित करती है, ये हम दक्षिण भारत के एक गांव, ये दक्षिण भारत का गांव है कल्याणीपुरा, के अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। कल्याणीपुरा में पितृवंशीय समाज व्यवस्था है। यहाँ लिंगायत, जैन और कुरुवा मुख्य जातियाँ हैं जो पितृवंशीय हैं। ये संबंध बेड़ागू के नाम से जाने जाते हैं। एक बेड़ागू के सभी सदस्य निकट नातेदार होते हैं और उन सभी का भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता है। कानूनी रूप से तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि का जिसे वह जोता है स्वामी है, किंतु प्रथा ये है कि वह इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। गांव की भूमि प्रत्येक जाति में बटी हुई है और प्रत्येक जाति की भूमि बेड़ागू में विभाजित की गई है। नातेदारों की भूमि और निवास साथ साथ पाए जाते हैं। भूमि की समीपता ने नातेदारों की सामूहिक क्रियाओं को जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति रक्त संबंधियों की स्वीकृति के बिना अपनी भूमि को बेच नहीं सकता है, ना गिरवी रख सकता है, ना ही उसका विनिमय कर सकता है। भूमि विभाजन को रोकने की दृष्टि से सभी रिश्तेदारों की भूमि एक वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत कर दी जाती है। बेड़ागू के सभी लोग खेती में साथ साथ काम करते हैं। वे परस्पर बैलों, औजारों, यंत्रों का आदान प्रदान भी करते हैं, एक दूसरे के कार्य में मदद भी करते हैं और मिलकर खेतों की निगरानी भी करते हैं और फसल बोने, काटने, अनाज निकालने आदि का कार्य आपस में मिलजुल कर परस्पर सहयोग से किया जाता है। इस प्रकार नातेदारी का सिद्धांत उन्हें सह भूस्वामी और सह कृषक बनाता है। ये सिद्धांत अन्य जातियों पर भी जो कि कृषि नहीं करती लागू होता है। भोविस जाति में भी जो मछली पकड़ने का कार्य करती हैं, कौन सी जाति बताई मैंने? भोविस जाति में भी जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं नातेदारी सहयोग पाया जाता है। ये मछली पकड़ने हेतु दो प्रकार के जाल काम में लेते हैं, एक छोटा जाल और दूसरा बड़ा जाल, जिसे रामपानी कहते हैं। रामपानी बड़ा जाल, छोटा जाल होता है एक, जिसे छोटा जाल जिसे बीसू बाली कहते हैं, छोटा जाल जिसे बीसू बाली कहते हैं। दूसरा बड़ा जाल जिसे रामपानी कहते हैं। रामपानी इतना बड़ा जाल होता है कि उससे एक व्यक्ति मछली पकड़ने का काम नहीं कर सकता है और ना एक परिवार ही उसका स्वामी होता है। इसलिए कल्याणीपुरा में किसी भी अकेले परिवार के पास रामपानी नहीं है। इसका प्रयोग विशेष अवसरों पर सामूहिक रूप से मिलकर कई परिवार करते हैं।
और स्त्रियां और बच्चे भी इस कार्य में उनका सहयोग देते हैं। मछलियों को बेचने से प्राप्त होने वाली धनराशि का वितरण का कार्य वयोवृद्ध नातेदार के निर्देशन में होता है। यही बात पत्थर तोड़ने वाली टोड़ा जाति में भी देखी जा सकती है। कल्याणीपुरा में टोड़ा नातेदार मिलकर पत्थर की खान की नीलामी के समय बोली लगाते हैं। पत्थर की खान वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत कराई जाती है। ये पत्थर तोड़ने वाले उन्हें बेचने और लाभों का वितरण करने में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। यही बात बांस का काम करने वाली जाति मेदार्स बांस का काम करने वाली जाति मेदार्स में भी देखी जा सकती है। बांसों की बड़ी मात्रा में खरीद नातेदारों द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। सभी लोग द्वारा पैसा एकत्रित किया जाता है और जो वयोवृद्ध नातेदार के नाम पर ही बांस खरीदे जाते हैं। बांसों की काट छटाई भी सामूहिक रूप से की जाती है और उन्हें टोकरी बनाने लायक बनाया जाता है। सभी नातेदार सभी नातेदारों में जो काम है बांट दिए जाते हैं। कल्याणीपुरा के ये जो उदाहरण मैंने आपको अभी बताए हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि गांव में जीवन को संगठित करने में नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या बताने का मैंने आपको प्रयास किया कि कल्याणीपुरा के जो अध्ययन हुआ उसके विवरण से ये स्पष्ट है कि गांव में जीवन को संगठित करने में नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मैं आपको रामपुरा गांव में नातेदारी के कार्य बताने जा रही हूँ। आस्कर लेविस ने उत्तर भारत के रामपुरा गांव में नातेदारी के महत्व का उल्लेख किया। वहाँ नातेदार के आधार पर गुट बने हुए हैं। ये गुट ग्रामीण समुदायों के संगठित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रामपुरा में जाति नहीं बल्कि गुट या धड़ ही हैं जो कि नातेदारी संबंधों द्वारा बने हुए हैं। अधिक प्रभावी भी हैं। जो नातेदारी संबंधों के आधार पर गुट या धड़ बने हुए हैं ये बहुत अधिक प्रभावी भी हैं। ग्रामीण स्तर पर सामूहिक क्रियाओं का संगठन तथा संघर्ष और विवाद के समय परस्पर एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। ये गुट या धड़ एक खानदान के लोगों का एक गुट पाया जाता है। ये गुट सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में तथा उत्सव के समय एक दूसरे को सहयोग करता है। एक गुट के सदस्यों का निवास स्थान अधिकांशतः एक साथ होता है। इसी प्रकार मुकदमे के समय गुट के सदस्य परस्पर एक दूसरे को सहायता करते हैं। सगाई, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि के समय एक गुट के सदस्य संगठित रूप से एकत्रित होते हैं। एक व्यक्ति आमतौर पर अपने गुट के सदस्यों को ही जमीन किराए पर देता है। एक गुट में हुक्का समूह भी पाया जाता है। एक गुट की स्त्रियों में ही अधिक मेलजोल पाया जाता है। चुनाव के समय एक गुट के लोग सामूहिक रूप से एक ही व्यक्ति अथवा दल को अपना वोट देते हैं। स्पष्ट है कि रामपुरा में गुट जो कि नातेदारी के आधार पर निर्मित समूह है अपने सदस्यों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। धन्यवाद।